और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर। सुबह 9 बजे तक देंगे आपका साथ। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर के ऊपर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े स्टेटमेंट की, जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका भी इस पैटर्न को अपनाएगा और भारतीय चुनावी पैटर्न की सराहना भी यहाँ पर की है। दरअसल इससे पहले अमेरिका के द्वारा बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन अब भारतीय प्रक्रिया को अपनाने के बारे में अमेरिका विचार करेगा। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। भारत जैसा फोटो वाला वोटर कार्ड बनवाएंगे ट्रंप ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र भी किया। तो एक तरफ देश में आपको मालूम है कि चुनावी प्रक्रिया पर कई मर्तबा सवाल उठते हैं, विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विदेशों में इंडियन मॉडल की तारीफ होती है। और न केवल इस बार, इससे पहले भी आपने देखा है इतनी बड़ी आबादी के साथ इलेक्शन करवाना, उसको लेकर के भी इंटरनेशनली भारतीय चुनाव प्रक्रिया की काफी तारीफ होती है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ही कह दिया कि वो भी इंडियन पैटर्न को अपनाना चाहते हैं। और देखिए, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की ही है। और ऐसे में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के जब चुनाव होते हैं, खास करके जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो प्रक्रिया बेहद बड़ी होती है। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं। और आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं, उस पर भारत के पिछले चुनाव में एक आंकड़ा उन्होंने दिया, कितने मतदाता थे। 1% से भी कम ने मेल से वोट दिया और हर एक मतदाता के पास में वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। 64 करोड़ 60 लाख मतदाता थे, 1% से भी कम ने मेल से वोट दिया और हर एक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना अनिवार्य था। हम अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा, उन्होंने ये पोस्ट किया है। अब सोचिए कि सीजीएल और जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की जब बात आई, जब उसको रद्द किया गया, तो जो सफल अभ्यर्थी थे, जो पास हो चुके थे, उन्होंने ये आरोप अब सरकार के ऊपर लगाया प्रदर्शन करते हुए कि हमारा जो बना बनाया करियर था वो सरकार ने खराब कर दिया। उनका कहना है कि हमें बेरोजगार कर दिया है। एक रात में ही यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दी थी, उत्तीर्ण हुए। लेकिन अब उनका कहना है कि सरकार ने जो परीक्षा रद्द कर दी है उससे उनके भविष्य पर अब संकट गहरा गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक तरफ छात्र जश्न मना रहे हैं, दूसरी ओर रांची में प्रोजेक्ट भवन के पास जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के इम्पैक्ट की ये दो तस्वीरें हैं। सरकार ने जैसे ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की, जो सफल अभ्यर्थी थे वो भड़क गए और रांची में मंत्रालय के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए भर्ती हुए और कुछ महीने नौकरी भी कर चुके हैं। पूरी परीक्षा रद्द कर उन्हें सजा ना दी जाए। सरकार ने भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दमन करते हुए हमें और इसी देश को रद्द किया है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, यही तो पोस्ट पर थे, तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। हेमंत सोरेन के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी थी। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें रातों रात बेरोजगार कर दिया। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। हमारा इस सरकार के निर्णय से माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसकी अवहेलना की गई है। ये काफी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न्याय की आज हार हुई, माननीय न्यायालय की आज हार हुई। हम सफल अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन उन्हें सजा देना उचित नहीं है। और इसी बीच झारखंड में चल रहे आंदोलन पर विधायक जयराम महतो का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच नहीं, सीबीआई जांच चाहिए, हमें भरोसा नहीं है सीआईडी जांच में। और यही कारण है कि सीबीआई जांच जब तक नहीं होती है, अनशन तोड़ने के बावजूद जो आंदोलन है वो जयपाल सिंह स्टेडियम में रांची में अभी भी जारी है। तो जयराम महतो जो कि ये कहते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा है कि छात्र अभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। छात्र आंदोलन के बीच में जयराम इतनी रात में पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है छात्रों से आगे? मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आया हूँ और मैंने स्पष्ट कहा है कि सीजीएल की परीक्षा रद्द, मैंने सवाल सीआईडी की रिपोर्ट पर, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर भी उनको कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया था। अगर परीक्षा रद्द हो गई मतलब सीआईडी मुंह दिखाने के योग्य नहीं है, तो फिर उसके जांच के भरोसे हम नहीं रहेंगे। इसलिए उच्च स्तरीय जांच पे जो छात्रों की मांग है, जो अंतिम बिंदु है, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बात को माना, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें शेष है जिनमें सीबीआई जांच शेष है। तो क्या आगे आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आगे आंदोलन जारी रहेगा, चूंकि यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय रहा सरकार का। इसलिए हम लोगों ने केवल भूख हड़ताल कुछ साथियों का तुड़वाया है, जिनमें देवेंद्र जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, प्रेम नायक की तबीयत खराब थी, राहुल क्रांति की तबीयत खराब थी, तो हबीबा की खराब थी, तो ऐसे लोगों का कुछ की खराब थी, तो 5 लोगों का केवल भूख हड़ताल तुड़वाया है। चूंकि आंदोलन में ये जीत ही है, लेकिन पूरी जीत नहीं है। तो आगे आंदोलन चलता रहेगा? आगे चलेगा, चरणबद्ध चलेगा। तो अभी जो मंच पे 2 लोग हैं उनका आंदोलन चल रहा है? हाँ, दोनों मंचों का चलेगा। दो लोगों ने मंचों का आंदोलन चल। देवेंद्र, काफी लंबा समय रहा आपका और आप अस्पताल भी चले गए थे, क्या स्थिति है आपकी, कैसे हैं आप अभी? स्थिति तो थोड़ा खराब है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, अभी भी मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है। अभी हम लौट के जाएंगे, बोल के लेकर के है, फिर हॉस्पिटल ही जाएंगे। हम पास आपने तोड़ दिया है? अनशन तोड़ा है सरकार के डिसीजन से, बाकी अब एनर्जी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आगे आंदोलन जारी रहेगा? ऊर्जा लेकर बढ़ाएंगे। ऊर्जा लेके बढ़ाएंगे, यानी कि अभी आंदोलन चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, ऐसा यहाँ पर जयराम महतो और देवेंद्र महतो का कहना है। रांची झारखंड में जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, उसको देखने के बाद में एक बात तो साफ है कि सरकार और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अभी भी ठनी हुई है। हालांकि जो परीक्षा रद्द करने की मांग थी उसको मानने के बाद में एक बड़ा फैसला और एक बड़ी राहत स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से जरूर दी गई है। और इस फैसले के बाद ही स्टूडेंट्स का जोश हाई है। इधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाले सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से देवेंद्र नाथ महतो से बात की है। वीडियो कॉल उन्होंने किया। इससे पहले वीडियो कॉल में पानी उन्होंने पिलवाया था। इस बार पहली जीत पर उन्होंने बधाई दी है। मुझे ये खुशखबरी मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो इस बारे में मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूँ और झारखंड की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खास है। तो ऐसे ही हम सब करते रहे, जनता और सरकार मिल के ये अपना काम कीजिए। शुभकामना है, बहुत आपका मार्गदर्शन से, आपसे जो
मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज भूख हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और इस पूरे आंदोलन के बाद, इस पूरे फैसले के बाद बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा है, छात्रों के दृढ़ संकल्प, एकता और जीवटता ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। जेएसएससी सीजीएल का रद्द होना एक बड़ी विजय है। लेकिन सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, इस पूरे सिस्टम में जमाखोर साफ नहीं होगा। आगे उन्होंने लिखा कि अगर दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो व्यवस्था में बैठे लोग फिर से युवाओं की नौकरियां बेचने का दुस्साहस करेंगे। और अब खबर राजनीति से जुड़ी भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा एक 65 सदस्यीय बड़ी टीम, राष्ट्रीय टीम की घोषणा का ऐलान किया गया है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राम माधव की वापसी हुई है, तो वही आईटी सेल से अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। इस चेहरे में कौन कौन से चेहरे इस नई टीम में, क्या इसके मायने, आप देखिए रिपोर्ट। आज से 209 दिन पहले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और 17 अगस्त को उनकी पसंदीदा टीम चुन ली गई है। नितिन नवीन की नई टीम में कुल 67 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। संगठन में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। कई पुराने अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी के साथ संगठन में वापस लाया गया है, तो कई नए चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया गया है। लेकिन इस लिस्ट में 5 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राम माधव की संगठन में दमदार वापसी हुई है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक महस्के को बीजेपी आईटी सेल का हेड बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। बात करते हैं राम माधव की। बीजेपी की सक्रिय सांगठनिक राजनीति से वो सितंबर 2020 में बाहर हुए थे, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर बीजेपी की टॉप कोर टीम में दमदार वापसी की है। अगला अहम नाम है स्मृति ईरानी का। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो चुनावी राजनीति से दूर हो गई थी। उनके पास संगठन में भी ना कोई पद था, ना कोई काम। 2 साल से साइलेंट मोड में थी और टीवी की दुनिया में लौट गई थी। लेकिन यूपी चुनाव से 1 साल पहले उनकी वापसी को 2027 के लिए बड़ी तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इनका नाम भी काफी चर्चा में है। मोदी सरकार के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। भरोसेमंद, संकट मोचक और परफॉर्मिंग मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। इसलिए अब संगठन में भी चुनाव समेत सभी तरह के फंड का बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल होने के बाद दीपक महस्के भी काफी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटाकर दीपक महस्के को कमान सौंपी है। दीपक महस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। नितिन नवीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये काबिलियत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखाई थी और वहीं से वो पार्टी की नजर में आए थे। जबकि छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड से आती हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह की करीबी मानी जाती हैं। उनका चुनाव आधी आबादी के बीच बीजेपी की वैचारिक पैठ बढ़ाने की सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी देखा जाए तो नितिन नवीन की नई टीम संगठन सर्वोपरि वाली सोच पर आधारित है।
आरएसएस और संगठन का मुख्य ढांचा बरकरार रखा गया है। पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी हुई है। हाई प्रोफाइल नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ 2027 और 2029 की तैयारी का टास्क दिया गया है। नई टीम में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की टीम पर पूरा फोकस है। जेन जी को ध्यान में रखते हुए आईटी हेड का नया नेतृत्व दिया गया है। नए तरीके से अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। नई टीम के गठन में सेल, कैडर और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। यूपी से तारिक मंसूर और बासित अली समेत 2 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 12 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बता दें कि 22 अगस्त को नई टीम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठक करेंगे। और नितिन नवीन के इस नई टीम से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। इसमें महिला नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 13 में से 6 महिलाओं को उपाध्यक्ष की पदवी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी जब 6 महिलाएं 13 में से संभालेंगी तो जाहिर तौर पर महिला वोटर्स जरूर आकर्षित होंगी। मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह मुखर है, उसके बाद इंतजार इस बात का भी था कि नितिन नवीन की नवीन टीम में कितनी महिलाएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद लगातार 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने पर जोर दिया। हालांकि वक्त पर जनगणना नहीं होने और संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने के कारण मामला अभी भी अटका हुआ है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला आरक्षण पर अपने इरादे साफ कर दिए और सवाल था कि जो पीएम मोदी बोल रहे हैं उनकी पार्टी उसे किस हद तक पूरा कर रही है। लेकिन जब सोमवार को नई टीम का ऐलान हुआ तो उसमें महिला शक्ति की तस्वीर भी देखने को मिली। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। नितिन नवीन ने अपनी टीम में 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें से 6 महिला हैं, यानी 45% महिला हिस्सेदारी। अगर पूरी टीम की बात करें तो 18% महिलाओं को नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया। स्मृति ईरानी को संगठन में महासचिव का पद दिया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को टीम में जगह मिली है। जिन महिलाओं को टीम में जगह मिली है उनमें से 10 प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपने काम के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरी ओर से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार टीम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ही शानदार काम आने वाले समय में होगा और पार्टी और तेज गति से आगे। पीएम ने कहा है ऊर्जावान टीम के साथ साथ जमीन का जुड़ाव भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप में पूरी टीम, पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन है। विशेष रूप से महिला प्रतिनिधि जो उसमें आई हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में बहन इस टीम में शामिल हुई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर बीजेपी महिला आरक्षण लागू होने पर महिला नेताओं की पूरी टीम खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि 33% हिस्सेदारी के जवाब में भागीदारी अभी कम है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। और इस बीच आगे बढ़ते हुए खबरों में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो चेहरा, जो नाम इस पूरी लिस्ट में नितिन नवीन के द्वारा चुना गया या जो लिस्ट सामने रखी उसमें चुना गया, वो था दीपके महस्के, जिन्होंने अमित मालवीय की जगह ली। दीपक महस्के को नई जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद टाइम्स नव भारत से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने आगे की रणनीतियों के बारे में भी जानकारी साझा की। आपको सुनवाते एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, जहाँ तक युवाओं का विषय है, निश्चित रूप से उन तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया होता है और उन तक कई बार गलत तरह के फेक वीडियोस, एआई जनरेटेड वीडियोस, फोटोग्राफ्स इस तरह की पहुंचती जो भ्रम फैलाती है। तो एक पहला बड़ा काम रहेगा कि इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम लोग तय करें, अच्छा कंटेंट बनाएं। काम चल भी रहा है, उसको और बेहतर करके
उन तक और सशक्त तरीके से पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। लगातार जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जेएनजी के, वो सभी जगह देखे जा रहे हैं और जो भ्रामक तरीके से, जो आप कह रहे हैं भ्रामक तरीके से चीजों को परोसा जा रहा है, इनको रोकने के लिए आपने कुछ तो सोचा होगा कि जिम्मेदारी, आप तो लंबे समय से आईटी सेल में रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो वीडियोस सत्य से परे हैं उसका सही विषय भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उसका हम लोग प्रयास रहेंगे, कोई अच्छे कंटेंट्स बनाएंगे। सारे विषय भ्रामक को ऐसा नहीं है, लेकिन जो भ्रामक विषय है उसके लिए उसका सही जवाब लोगों तक पहुंचे, जो सही विषय है वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे रील्स लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो नई टीम का ऐलान तो बीजेपी में हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खलबली कांग्रेस खेमे में मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय को हटाए जाने को लेकर बीजेपी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, नई टीम के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए हैं और साथ साथ उन्होंने बीजेपी को कैसे झूठी पार्टी बता दिया है। आपको दिखाते हैं। नितिन नवीन की नई टीम पर हमला करने के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अमित मालवीय को मोहरा बनाया। पार्टी की ओर से सोमवार को जब नई टीम का ऐलान हुआ है और नए आईटी सेल हेड के तौर पर दीपक महस्के का नाम सामने आया, तब कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की आड़ में बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की ओर से फायर ब्रांड लीडर सुप्रिया श्रीनेत्र ने मोर्चा खोला और सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट भी लिख दिया। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि गालीबाजों और नफरतियों से भरी है बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो गई है। बेहद नाकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा है युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता है और समय के साथ साथ अलग अलग दायित्वों में हम लोग काम करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ रहे हैं, उन्होंने लगातार, मैंने उनके नीचे काम भी किया है और उन्होंने कई जगह प्रदेशों का मुझे दायित्व भी दिया था चुनावों के दौरान। तो ये अब एक नई भूमिका में अभी संगठन ने मुझे चयन किया है, उस भूमिका में भी मैंने उनसे बात की है और निश्चित ही उनका मार्गदर्शन आगे भी मुझे मिलता रहेगा। बीजेपी के आईटी सेल के हेड दीपक महस्के ने सुप्रिया सुनेत्र के हमले का जवाब दिया है। साथ ही पार्टी की महिला सांसद कविता पाटीदार भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही और कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती, वो करके भी दिखाती है। पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो करके भी दिखाती है। आज माननीय नितिन नवीन जी की टीम की जो घोषणा हुई है उसमें ये देखने को भी मिला है, बहुत सारी बहनों को आज उसमें जगह मिली है, नेतृत्व करने का अवसर मिला है। तो मैं बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को। विपक्ष हमेशा हल्ला करने का ही काम करते हैं, उन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नींव का पत्थर स्थापित नहीं किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हमारे संसद में होते हैं, लेकिन शोरगुल्ला करके और वॉकआउट करके उन बिलों को पास नहीं होने देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हम करें या फिर अभी वंदे मातरम वाला बिल, उन्होंने हमेशा ही बहिष्कार किया है। और फिर उसके बाद जो उनके स्टेटमेंट है वो भी ऐसे हैं जो शर्मसार करने वाले हैं। तो हम सबको मिलकर जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात सोचना चाहिए, वहां विपक्ष का रवैया हमेशा उल्टा ही रहा है। और चलिए अब बात करते हैं खबरों में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां पर एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर बड़े सवाल खड़े इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एक पोल खुल गई है। दरअसल फिरोजाबाद में बिजली की रोशनी जाती है तो डॉक्टर्स को वहां पर अंधेरे में कैसे टाके लगाने पड़ गए हैं मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक तरफ तीमारदार कागज के टुकड़े के साथ अपने मरीज को हवा कर रहा है,
तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब मोबाइल फोन की रोशनी में ही मरीज को टांके लगाते नजर आ रहे हैं। मोबाइल की रोशनी में ही लोगों को दवाई दी जा रही है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई हैं, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। दरअसल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरे परिसर की बिजली अचानक ठप हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के टांके लगाने और दवा की पर्ची लिखने के लिए मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। पड़ताल करने पर पता चला कि अस्पताल कैंपस में ही मौजूद पुराने टीबी वार्ड को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था और इसी दौरान एक बिजली की वायर पर लोहे का बीम गिर गया, जिससे ट्रॉमा सेंटर की बिजली आपूर्ति लगभग 12:30 बजे ठप हुई। करीब 2 घंटे तक जनरेटर चला, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया और काफी देर तक एक्सरे जांच तक ठप रही। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में बिजली और जनरेटर फेल होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों भी कई बार बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों के लगातार निरीक्षण के बावजूद भी व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार नहीं हो पा रहा है और सोमवार को हुई इस घटना ने एक बार फिर प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी है। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया था तो वहां पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे बयान को खुद के ऊपर हमला मानकर बीजेपी को कैसे आड़े हाथों ले रहा है, आपको दिखाते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल वाला ये बयान दिया था, जिसको कहे 3 दिन बीत गए हैं। पीएम मोदी ने इस बयान में किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया था, बल्कि प्रधानमंत्री ने उस सोच पर हमला किया था जो देश को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने लगाए गए। अपनी सुविधा के हिसाब से उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं और उसी बुनियाद पर हमले किए जाते हैं। पीएम के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विपक्ष का ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है, जिसमें विपक्षी नेताओं के बीच रेस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि दिमागी नक्सली कौन है। तब इस पर जंग की शुरुआत पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कर दी। महबूबा ने खुद को दिमागी नक्सल करार दे दिया है। एक्स पर पोस्ट किया कि मैं दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं। तो फिर दिमागी नक्सल के सियासी जंग की लड़ाई में कांग्रेस कहां से पीछे रहती। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम भी मैं भी दिमागी नक्सली हूं विपक्ष के अभियान से जुड़ गए और महबूबा मुफ्ती की तरह अपने आप को दिमागी नक्सल बता दिया। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट करके खुद को दिमागी नक्सली बताया, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिदम्बरम पर बड़ा हमला कर दिया। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिमागी नक्सल वाले बयान की राजनीतिक जंग में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसको राजनीतिक रंग देने में नहीं चूके।
अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। दिमागी नक्सल को लेकर पीएम मोदी पर हो रहे विपक्ष के चौतरफा हमले पर बीजेपी भी चुप नहीं है। पार्टी की ओर से लगातार काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये है वो दिमागी नक्सल। जिस तरह से मैं भी दिमागी नक्सली वाला फैशन विपक्षी नेताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के लिए इसको तूल दे रहा है?